वाले हैं समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में देखेंगे। समतल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस लेंथ कितना होता है, पावर देखेंगे और मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जानकारी के लिए सबसे बता दें, सबसे पहले देख लेते हैं समतल दर्पण होता क्या है। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह जो होता है ये समतल होता है। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे। यदि ये बात रहे कि मान लीजिए ये आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से कोई लाइट निकल रहा है, तो लाइट निकलने के बाद हम ऐसा मान रहे हैं कि इस पे जो है इस समतल दर्पण पर ये कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जिसको बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर यहाँ पर पड़ता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ से यदि हम अभिलंब खींचे यानी नॉर्मल खींचते हैं तो ये कहलाता है अभिलंब। अब जितना कोण हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, जो आपतन कोण का वैल्यू होता है, जो आपतन कोण का मान होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से भी जानते हैं कि जिस कोण से आएगा यानी जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। तो ये आपका हो गया परावर्तन कोण, ये आई हो गया, ये आपका हो जाएगा आपका आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान क्या हो गया बराबर। हम लोग को देखना है कि समतल दर्पण में इसका वक्रता त्रिज्या कितना होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ। पुनः यदि एक और प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पे टकराता तो टकराने के बाद ये पुनः क्या हो जाता है, यहाँ से आपका अभिलंब है, अभिलंब के बाद पुनः जो ऐसे चला जाता, यही ना होगा। एक बार और यदि हम प्रकाश किरण को ऐसे इस दर्पण के, ठीक है, दर्पण पर यहाँ टकराते हैं तो फिर ये आपका विलंब का काम करेगा, फिर पुनः ऐसे कट जाएगा। ठीक है, ये आपका जो ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण यहाँ पर कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी देखे होंगे कि मान लिया जाए ये आपका जो है अवतल दर्पण है, इसको आप समझ गए तो अवतल दर्पण का पूरा कंसेप्ट आप समझ जाइएगा, ये समतल दर्पण का पूरा कंसेप्ट आप समझ जाइएगा। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव कहलाता है, यहाँ से वक्रता केंद्र और यहाँ से इसका फोकस कहलाता है। और हम लोग ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर गुजरती है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरण इस दर्पण से आ रही है, आने के बाद परिवर्तन जब हो रहा है दर्पण से, तो परिवर्तन के बाद कहीं भी ऐसा मुड़ता हुआ प्रतीत नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ये ऐसा जो है प्रकाश किरण कटता हुआ प्रतीत नहीं दे रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है जाकर के ये अनंत पर कटता होगा या कटता हुआ प्रतीत हो रहा होगा ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वक्रता जो त्रिज्या है समतल दर्पण का, जो प्लेन मिरर का जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना हो जाएगा, ये आपका अनंत हम बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये आपका प्लेन मिरर का कितना होगा, इनफाइनाइट हो सकता है। अब देखिए फोकल लेंथ भी क्या होगा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आपका इनफाइनाइट है तो इस ये आपका फोकल लेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत होगा। अब शक्ति, इसका पावर क्या होगा। समतल दर्पण की यदि पावर के बारे में देखें तो हम लोग पावर के बारे में जानते हैं, किसी भी दर्पण की यदि पावर होता है कितना होता है, 1/f होता है, ये होता है ना, P 1/f होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो 1/f और इसका जो है इनफाइनाइट है, जब फोकस भी इसका इनफाइनाइट है तो यहाँ पर इसका 1/इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो इस दर्पण का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आवर्धन मैग्निफिकेशन के बारे में, अच्छा जनरली तो हम लोग पावर जो देखते हैं ना ये लेंस में देखा जाता है। ठीक है, लेंस में देखा जाता है। यदि इसे हम इसके टर्म में, हम दर्पण के टर्म में देखें तो यहाँ पर 0 कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। अब यहाँ पे देख लिया जाए आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि मान लीजिए समतल दर्पण में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है और इतना बड़ा कोई वस्तु हम रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो इतना है दूरी पर यदि ए डिस्टेंस पर कोई रखा गया है ना वस्तु, तो इतना है दूरी पर इसका प्रतिबिंब इतना ही बड़ा
जितना बड़ा वस्तु रखा हुआ है उतना ही हाइट का इस साइड में प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो जितना दूरी पर रखेंगे उतना ही दूरी दर्पण के अंदर उतना ही बराबर साइज का उतना ही दूरी पर वस्तु दिखाई देता है। तो आवर्धन की यदि हम बात करें, मैग्निफिकेशन, तो सेम साइज, ये आप देख सकते हैं आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु के ऊंचाई, और दोनों का ऊंचाई सेम है, एक कैंसिल होगा तो आवर्धन की कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आप याद रखिएगा किसी भी समतल दर्पण के मैग्निफिकेशन पूछेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इमेज, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब देखिए आपका जो है ऐसे भी दर्पण के सामने यदि हम खड़े हो जाइएगा, यदि हम लोग खड़े होते हैं तो लेफ्ट वाला हैंड जो है राइट तरफ दिखता है और राइट वाला जो हैंड है लेफ्ट तरफ दिखता है। तो ये जो होता है पार्श्विक रूप से, ठीक है, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है, जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक तरह से हम बोले कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पर लेटरल पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है, जिसको हम आभासी भी बोल सकते हैं, जिसको वर्चुअल लिख दीजिए, ठीक है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर निर्माण होगा। अब अगेन देखिए प्रतिबिंब के बीच समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब की संख्या यदि निकालने के लिए बोले कि कितना प्रतिबिंब बनेगा तो इसका एक फार्मूला है। क्या है, मान लिया जाए ये कोई दो समतल दर्पण है, M1 एक समतल दर्पण है या यहाँ पे M2 एक समतल दर्पण है, और इसके बीच का एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है। एंगल कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बीच का एंगल, ठीक है, 90 दिया हुआ है, इसके ये दोनों दर्पण के बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, तो पूछेगा इसकी प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, n बराबर 360 बटा में थीटा माइनस में 1, ये याद रखिएगा। तो यदि 90 डिग्री पर है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या बनेगा बताइए आप ही लोग जरा, 360 डिग्री, ठीक है, बटा में 90 और माइनस में 1, ये 4 मरतबे कटेगा, ये आपका 3। और जानकारी के लिए बता दे कि जो प्रतिबिंब की संख्या होता है ना, हमेशा के हमेशा ये ऑड नंबर यानी विषम संख्या में होता है, चाहे तो 1 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, ठीक है, ये